हेलो गाइस, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्टर कलाम कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। देखिए, कक्षा 11वीं के समस्त नोट्स की एक प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें पहले 4th चैप्टर से शुरुआत की जा रही है। तो पहला पॉइंट है अपना रासायनिक आबंधन की लुईस अवधारणा। मतलब लुईस के अनुसार रासायनिक आबंधन क्या होते हैं। देखिए, तत्वों की रासायनिक प्रकृति एवं संयोजकता उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। तत्वों के बाह्य कोश को संयोजकता कोश कहते हैं एवं बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। चूंकि किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, अर्थात जब परमाणु मिलकर कोई अणु का निर्माण करते हैं तो उसमें केवल जो परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के संयोजन के द्वारा नए अणु का निर्माण होता है। ठीक है। देखिए, आगे देखते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक जी.एन. लुईस ने, लुईस का पूरा नाम था जी.एन. लुईस ने परमाणु में संयोजकता को निरूपित करने के लिए एक सरल संकेतनों को प्रस्तुत किया, जिन्हें लुईस प्रतीक कहते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं लुईस प्रतीक के, जैसे आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों के लुईस प्रतीक। जो आवर्त सारणी है उसका जो सेकंड आवर्त है उसके, देखिए, लिथियम को ऐसे लिखा जाता है। लिथियम के का संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो 1, बेरिलियम का 2 है तो 2 हो गए, बोरोन के 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आप सबका देख सकते हैं। अब इस पॉइंट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें देखते हैं। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात अक्रिय गैस होते हैं। सेकंड बिंदु, हाइड्रोजन आबंध वांडरवाल बलों की तुलना में दुर्बल होता है। नेक्स्ट, सहसंयोजी यौगिक आयनित नहीं होते हैं, अतः ये विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। लास्ट है, PCl5 में sp3d संकरण होता है जिसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अष्टक नियम। देखिए, वैज्ञानिक लुईस तथा कोसल ने, दो वैज्ञानिकों ने दिया था अष्टक नियम, लुईस तथा कोसल ने 1916 में रासायनिक बंधों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अर्थात स्थायी हो जाते हैं। अपवाद में देखिए हीलियम, बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इसकी एक और परिभाषा देखिए, ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं वह अन्य तत्वों से संयोग करके स्थायी विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परमाणु अपने बाह्य कोश को पूर्ण करने के लिए दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का आदान प्रदान द्वारा स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है, यदि किसी परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन में अगर संयोजकता कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो स्थायी होगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो वह अस्थायी हो जाएगा। क्योंकि उसको अगर प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत होती है। अब अष्टक नियम के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन। जैसे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,1 2,8,1, क्लोरीन का होता है 2,8,7। ठीक है। तो देखिए, जब सोडियम के संयोजकता कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि क्लोरीन के संयोजकता कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करता है, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के लास्ट वाले ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है, जिससे सोडियम की का जो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा क्लोरीन के संयोजकता कोश में। इस जिससे क्या होगा, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार सोडियम तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na प्लस बनाता है, जबकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस बनाता है। इस प्रकार Na प्लस और Cl माइनस मिलकर NaCl अपने नमक का निर्माण करते हैं।
अब देखिए अष्टक नियम की सीमाएं, कुछ इसकी कुछ कमियां रह गई। देखिए अष्टक नियम केवल उन तत्वों के यौगिकों पर लागू होता है जो परमाणु क्रमांकों के अर्थात आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के निकट स्थित है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में लिथियम, बेरिलियम तथा बोरोन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों पर अष्टक नियम लागू होता है। थर्ड देखिए, यह अणु की ऊर्जा अर्थात उसके सापेक्ष स्थायित्व के बारे में नहीं बताता। ओके, ये तीन कमियां ही अष्टक नियम की। ठीक है, अब अष्टक नियम के अपवाद हैं। ठीक है, चौथी कमी एक और है, यह अणु की आकृति स्पष्ट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं अष्टक नियम के अपवाद। ठीक है, देखिए पहला है, कई विद्युत संयोजी यौगिकों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता, जैसे हीलियम की संरचना के धनायन, संक्रमण तत्वों के धनायन आदि। द्वितीय है, कई सहसंयोजी यौगिकों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता, जैसे BeCl2 तथा BeCl2। ओके, थर्ड है, कई उप सहसंयोजक यौगिकों और संकर आयनों में केंद्रीय परमाणु पर अष्टक नियम लागू नहीं होता, जैसे FeCN6 पर -4 आयन। ओके, देखिए अब नया टॉपिक है विद्युत संयोजी या आयनिक आबंध। ओके, दो परमाणुओं में से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार बने आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। उदाहरण है, फर्स्ट है NaCl का बनना, जैसे अभी हमने ऊपर देखा। तो इसमें देखिए सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु को देकर अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है तथा Na और Cl क्रमशः Na+ और Cl- आयन में बदल जाते हैं। देखिए जैसा अभी पहले देखा वही था, सोडियम 11 परमाणु क्रमांक 11 है, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो सोडियम अपना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देख के Na+ बनाता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर -1 बनाता है। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसका अन्य एग्जाम्पल है CaO का बनना, कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। देखिए कैल्शियम जो होता है वो उसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, उसके संयोजकता कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और उसके संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो कैल्शियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु को दे देता है, जिससे कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कैल्शियम के ऊपर 2+2 चार्ज आ गया, जबकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ गया। इस प्रकार CaO का निर्माण हो जाता है। एक और इसका एग्जाम्पल है MgCl2 का बनना, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। देखिए मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ये क्लोरीन 17 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम जो है उसके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। देखिए मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, लेकिन ये सिर्फ क्लोरीन परमाणु को नहीं दे सकता, क्योंकि क्लोरीन परमाणु को जरूरत होती है केवल 1 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ये 2 क्लोरीन परमाणुओं के साथ संबंध बनाता है। देखिए एक अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन परमाणु को देगा, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन परमाणु को देगा। इस प्रकार मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर +2 चार्ज आ गया और क्लोरीन पे -1 चार्ज आ गया, इसलिए 2 क्लोरीन थे तो हमने आगे 2 लगा दिए। इस प्रकार MgCl2 का निर्माण हुआ। अब देखिए आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण। पहला है, आयनिक यौगिक विद्युत आवेशित परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल आकर्षक बल होता है, जिस कारण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यह यौगिक जल तथा ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। फोर्थ है, गलित अवस्था में यह विद्युत के सुचालक होते हैं। अब अगला पॉइंट है सहसंयोजी आबंध। देखिए परमाणुओं के मध्य
इलेक्ट्रॉन युग्मों की परस्पर साझेदारी द्वारा बने बंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, Cl2 का बनना, डाइक्लोराइड का बनना। देखिए, सी क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। अर्थात क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इससे स्पष्ट होता है कि क्लोरीन को अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब दो क्लोरीन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके मध्य एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाता है। यह साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के बाह्य कोश में रहता है। इस प्रकार दोनों क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अर्थात यह अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार दो क्लोरीन परमाणु के मध्य सहसंयोजी आबंध बनता है। देखिए, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के में भी 7 हैं, तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं, अर्थात एक दूसरे की साझेदारी के द्वारा दोनों के अष्टक पूरे होते हैं। इस प्रकार यह है Cl2 का निर्माण होता है। ठीक है, सेकंड है HCl का बनना, हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन तथा क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों को अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है। जब हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के एक एक परमाणु संयोग करते हैं तो इनके मध्य साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाता है जो दोनों परमाणुओं के बाह्य कोश में रहता है। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तथा क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अर्थात दोनों परमाणु अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है जबकि क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब जब हाइड्रोजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं और क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार अपने एक एक इलेक्ट्रॉन साझे करते हैं, जिससे 2 इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर निर्मित हो जाता है, जिससे दोनों का अष्टक पूरा होने में इनको सहायता होती है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है, जैसे एकल आबंध। आप सुनते हैं एकल आबंध क्या होते हैं? जब 2 परमाणुओं में परस्पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है तो उसे एक आबंध कहते हैं, अर्थात अथवा एकल आबंध कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखा, इनमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ तो इसे एकल आबंध कहते हैं। द्वि आबंध किसे कहते हैं? जब दो परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो उसे द्विआबंध कहते हैं। फिर बहुआबंध आ गया, जब 2 परमाणुओं के मध्य एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो उसे बहुआबंध कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे CO2 का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है। इस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य देखिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हो रहा है, इसलिए यहाँ ये क्या कहलाता है? द्विआबंध। देखिए, 2 द्विआबंध है, एक ये रहा और एक ये रहा। जैसे N2 का बनना, देखिए नाइट्रोजन 7 परमाणु क्रमांक है, 1s2 2s2 2p3, इसलिए नाइट्रोजन के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है। तो देखिए, नाइट्रोजन के मध्य त्रिआबंध। ठीक है, अब देखते हैं सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण। देखिए, पहला लक्षण है सहसंयोजी यौगिक अणुओं से बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह यौगिक दुर्बल अंतराण्विक बलों द्वारा जुड़े होते हैं, जिस कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। थर्ड है, यह यौगिक जल में अविलेय परंतु ध्रुवीय विलायकों में जैसे बेंजीन में विलेय होते हैं। यह यौगिक सामान्य ताप और दाब पर द्रव या गैस होते हैं, परंतु उच्च अणुभार वाले यौगिक ठोस होते हैं। देखिए, इस अध्याय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज का समाकलन किया गया है, जिसमें पहली आती है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, अर्थात इसे शॉर्ट टर्म में VSEPR कहते हैं, जिसका पूरा नाम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्योर रिपल्सन थ्योरी होता है। ठीक है, तो
इसके बारे में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है ये। वैज्ञानिक नाइहोम तथा गैलेस्पी ने 1957 में परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण क्रियाओं के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत अर्थात वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी अथवा VSEPR कहते हैं। VSEPR सिद्धांत के अनुसार देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। सेकंड है केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन अब पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण बल का घटता क्रम लोन पेयर उससे कम लगता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर और उससे भी कम लगता है बॉन्ड पेयर पे। देखिए लोन पेयर क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जबकि बीपी क्या होते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। अर्थात जो बंद के रूप में इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं वो बीपी कहलाते हैं। अर्थात जितने बंद होंगे उतने ही वो उसके बीपी कहलाते हैं। और अलग से जो ऊपर रखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलपी लोन पेयर कहलाते हैं। इसका तृतीय बिंदु है यदि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तो अणु की ज्यामिति सममित होगी। फोर्थ है यदि केंद्रीय परमाणु पर बंधी एवं एकाकी दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अणु की ज्यामिति असममित अर्थात विकृत होगी। ठीक है, अब देखें VSEPR सिद्धांत के आधार पर कुछ अणुओं की ज्यामिति। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला है मेथेन की ज्यामिति। इस मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। देखिए CH4 में केंद्रीय परमाणु कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए जब कार्बन मूल अवस्था में होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 होता है। ठीक है, लेकिन कार्बन की उत्तेजित अवस्था में 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 होता है। S2s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया, अर्थात इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यह चारों ओर sp3 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के S कक्षक के साथ अतिव्यापन द्वारा मेथेन अणु का निर्माण करते हैं। अतः CH4 में हाइड्रोजन बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते हैं, जिस कारण इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय तथा बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये इसकी ज्यामिति होती है, आप देख सकते हैं इसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति पाई जाती है। ठीक है, आपको जो संकरण का है मैंने एक अलग से वीडियो डाला है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं जल अर्थात H2O की ज्यामिति। देखिए H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अर्थात इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु एक तो मतलब जब दो हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो sp3 संकरण होता है। अतः sp3 संकृत कक्षक में दो कक्षक में साझे के इलेक्ट्रॉन होता है तथा शेष दो संकृत कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तथा बंध कोण 104 डिग्री 27 मिनट हो जाता है। देखिए कक्षकों के अतिव्यापन अर्थात ओवरलैपिंग के आधार पर सहसंयोजी आबंध को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है सिग्मा बंध तथा सेकंड है पाई बंध। देखिए सिग्मा बंध क्या होता है, दो परमाणु के मध्य एक ही अक्ष पर
उनके कक्षकों के सिरे के अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। सिग्मा बंध निम्न प्रकार के अतिव्यापन से बनते हैं। फर्स्ट, एस एस अतिव्यापन, अर्थात जब दो एस कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं तो उनके बीच में सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, दो परमाणुओं के एस कक्षकों के अतिव्यापन से बने बंध को एस एस बंध या सिग्मा बंध कहते हैं। देखिए, एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है तो इनमें इस प्रकार का अतिव्यापन पाया जाता है। एसपी अतिव्यापन, एक परमाणु के एस कक्षक तथा दूसरे परमाणु के पी कक्षक के सिरे पर अतिव्यापन द्वारा जो बंध बनते हैं उसे एसपी बंध या सिग्मा बंध कहते हैं। देखिए, एस कक्षक की आकृति गोलाकार, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। ठीक है, तो अगर एस और पी के मध्य इस प्रकार अतिव्यापन हो तो यह एसपी अतिव्यापन कहलाता है तथा बंध की कौन सा बनता है? सिग्मा बंध। थर्ड है पीपी अतिव्यापन, दो परमाणु के पी कक्षकों के अक्षों पर अतिव्यापन से बने बंध को पीपी बंध या सिग्मा बंध कहते हैं। देखिए, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। अगर दो पी कक्षक इस प्रकार से संयोजित होते हैं तो उनमें कौन से बंध का निर्माण होता है? सिग्मा बंध का। नेक्स्ट बात करते हैं पाई बंध की। देखिए, दो परमाणुओं की बाह्य कोश के पी कक्षकों या पी व डी या दो डी कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनते हैं उसे पाई बंध कहते हैं। अर्थात अतिव्यापन कैसा होना चाहिए? पार्श्वीय अतिव्यापन होना चाहिए। देखिए, दो पी कक्षकों के मध्य पार्श्वीय अतिव्यापन। देखिए, ये दो पी कक्षक है, इनकी आकृति डंबलाकार है। अगर इनमें इस प्रकार से संकरण होता है तो ये अतिव्यापन पीपी अतिव्यापन कहलाता है, जबकि बंध जो बनता है वो पाई बंध कहलाता है। पाई बंध में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अंतर्नाभिकीय अक्ष पर शून्य होता है तथा अंतर्नाभिकीय अक्ष के तल के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। देखिए, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सिग्मा बंध पाई बंध से प्रबल क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, सहसंयोजक बंध की प्रबलता अतिव्यापन के विस्तार पर निर्भर करती है। जिस बंध पर अतिव्यापन जितना अधिक होगा वह बंध उतना ही प्रबल होगा। सिग्मा बंध कक्षकों के सिरों पर अतिव्यापन से बनते हैं, जबकि पाई बंध कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनते हैं। चूंकि अक्षीय अतिव्यापन पार्श्वीय अतिव्यापन से अधिक प्रबल होता है, जिसके फलस्वरूप अक्षीय अतिव्यापन में पार्श्वीय अतिव्यापन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जिस कारण सिग्मा बंध पाई बंध से प्रबल होता है। ठीक है, अब देखिए, सिग्मा बंध और पाई बंध में डिफरेंस देखते हैं। सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अधिकतम होता है, जबकि पाई बंध में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अंतर्नाभिकीय अक्ष पर शून्य होता है। यह सिग्मा बंध में देखते हैं, यह कक्षकों के अक्षों पर अतिव्यापन से बनते हैं, जबकि पाई बंध दो पी कक्षकों या पी व डी या दो डी कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनते हैं। सिग्मा बंध यह आबंध अधिक प्रबल होते हैं, जबकि पाई बंध अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं। अब देखिए, नया टॉपिक है संकरण। देखिए, किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा तथा समान आकार के नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रम को संकरण कहते हैं तथा बनने वाले नए कक्षक को संकृत कक्षक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, कार्बन परमाणु का 2s कक्षक तथा 3 2p कक्षक संकृत होकर समान ऊर्जा के 4 नए sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। संकरण के लक्षण देखिए, पहला है, संकरण में बनने वाले नए कक्षक सदैव समान ऊर्जा तथा समान आकार के होते हैं। सेकंड, संकरण प्रक्रम में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या संकरण में बनने वाले नए कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट, संकर कक्षक स्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षक की तुलना में अधिक सक्षम होते हैं। अब देखिए, संकरण के प्रकार, एस पी व डी कक्षकों के संकरण निम्न प्रकार के होते हैं: sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण।
देखिए बात करते हैं sp संकरण की। जब एक s कक्षक तथा एक p कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा के दो नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp संकरण कहते हैं, जैसे BeF2। देखिए बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 है। मूल अवस्था में इसके इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे रहते हैं, 2p कक्षक खाली होते हैं। उत्तेजित अवस्था में देखिए, उत्तेजित अवस्था क्या होती है कि किसी केंद्रीय परमाणु को जितने बंध बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कराने होते हैं, लेकिन इस समय बेरिलियम के पास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेरिलियम में क्या होता है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p के अक्ष वाले 2p अक्ष में चला जाता है। जब फिर क्या होता है, अब इसके पास देखिए दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो दो फ्लोरीन का परमाणु आते हैं और एक तो 2s में, एक 2p में जाके संकरण करता है। इस प्रकार इस प्रोसेस में एक s कक्षक तथा दूसरा एक p कक्षक ने भाग लिया, तो इस प्रकार संकरण sp संकरण कहलाया। और sp संकरण, इसकी आकृति देखिए, आकृति रेखीय आकृति है। ठीक है, अब sp संकरण के अन्य उदाहरण हैं C2H2, BeCl2, HgCl2, CO2 आदि। sp संकरित कक्षकों की आकृति रेखीय होती है तथा इनके परमाणुओं के बीच बंध कोण 180 डिग्री होता है। प्रत्येक sp संकरण अक्षीय अतिव्यापन द्वारा 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। नेक्स्ट है sp2 संकरण। जब एक s कक्षक तथा 2 p कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp2 संकरण कहते हैं। उदाहरण BCl3, BF3, SO2, NO3- एटसेट्रा। जैसे देखिए बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 हुआ। इसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे रहते हैं, अर्थात एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि बोरोन को 3 क्लोरीन परमाणुओं के साथ बंध बनाने हैं, इसलिए हमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 2p के 2py में चला जाता है। इस प्रकार 3 क्लोरीन परमाणु एक तो s कक्षक में और 2 p कक्षक में चले जाते हैं। इस प्रकार संकरण में भाग लेने वाले कक्षक कौन हुए, एक s 2 p। इस प्रकार संकरण कौन सा हो गया, sp2 संकरण। sp2 संकरण की ज्यामिति देखिए इस प्रकार होती है। sp2 संकरित कक्षकों की आकृति त्रिभुजाकार अर्थात त्रिकोणीय समतली होती है तथा इनके परमाणुओं के बीच बंध कोण 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट है sp3 संकरण। जब एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp3 संकरण कहते हैं। उदाहरण CH4, CCl4, H2O, SiF4, NS3 आदि। एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। कार्बन की मूल अवस्था में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमें चाहिए कितने, 4, इसलिए s का p में चला जाता है। जब फिर 4 हाइड्रोजन परमाणु आते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु तो s में तथा अन्य 3 हाइड्रोजन परमाणु 3p कक्षकों में जाके बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस प्रोसेस में भाग लेने वाले एक s कक्षक और 3 p कक्षकों ने भाग लिया। इस प्रकार यह संकरण हो गया sp3 संकरण। sp3 संकरित कक्षकों की आकृति चतुष्फलकीय होती है तथा इनके परमाणुओं के बीच बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कहीं कहीं इस बंध कोण को 109 डिग्री 5 मिनट भी लिख दिया जाता है। d कक्षक वाले तत्वों में संकरण। d कक्षकों वाले तत्वों में संकरण देखिए, चौथा संकरण का पार्ट है sp3d संकरण। जब एक s कक्षक, 3 p कक्षक तथा एक d कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा के 5 नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp3d संकरण कहते हैं। जैसे PCl5, PF3 देखिए, ठीक है, तो PCl5 का
एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और 3d0 होता है। देखिए, अभी आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमने 3d क्यों लिया जबकि हमारे पास में 2p था, है ना, 2s था, ये क्यों नहीं लिया? देखिए, संकरण की पहली शर्त यही थी कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। अर्थात 3s 3p है तो यहाँ 2p 2s नहीं आ सकता। समझ गए होंगे? ठीक है। तो फास्फोरस की मूल अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए 5। इस प्रकार क्या होता है, 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3d के एक कक्षक में चला जाता है। इस प्रकार 5 क्लोरीन परमाणु अपने बंधों का निर्माण करते हैं। इसलिए इस प्रोसेस में भाग लिया एक s कक्षक ने, 3 p कक्षक ने तथा एक d कक्षक ने। इसलिए संकरण हुआ sp3d संकरण। sp3d संकरित कक्षकों की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है तथा इनके परमाणुओं के बीच बंध कोण 120 डिग्री व 90 डिग्री होता है। संकरण का अंतिम भाग है sp3d2 संकरण। जब एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक तथा 2 d कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा के 6 नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp3d2 संकरण कहते हैं। देखिए, जितने कक्षक भाग लेते हैं संकरण में नए कक्षक भी उतने ही बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 इंपॉर्टेंट शर्तें थी। पहली क्या थी कि इसमें लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं तथा जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकर कक्षक बनते हैं। उदाहरण है sp3d2 के SF6। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d0 है। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार पाए जाते हैं। हमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये अपनी उत्तेजित अवस्था में आता है। 6 फ्लोरीन परमाणु आके अपने बंध बनाते हैं। इसमें भाग लेने वाले कक्षक थे, एक s कक्षक थे, 3 p कक्षक हुए तथा 2 d। इस प्रकार संकरण हो गया sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरित कक्षकों की आकृति अष्टफलकीय होती है तथा इनके परमाणुओं के बीच बंध कोण 90 डिग्री होता है। इस अध्याय का अगला सिद्धांत है आणविक कक्षक सिद्धांत अर्थात MOT मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आणविक कक्षक सिद्धांत मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अथवा MOT सहसंयोजक आबंध का एक आधुनिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत 1932 में F. हुंड तथा RS. मूलिकन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु फर्स्ट है, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित होते हैं ठीक उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में उपस्थित रहते हैं। सेकंड है, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में पाउली के अपवर्जन नियम तथा हुंड के नियमानुसार भरे जाते हैं। नेक्स्ट है, आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं। आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक नाभिकों द्वारा प्रभावित होते हैं जबकि परमाणु कक्षक एकल केंद्रीय होते हैं। परमाणु कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक के प्रभाव में होता है। नेक्स्ट है, एक परमाणु कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक आणविक कक्षक में भी विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट है, जब 2 परमाणु कक्षकों का संयोजन किया जाता है तो 2 आणविक कक्षक बनते हैं। इनमें से एक को आबंधी आणविक कक्षक तथा दूसरे को प्रति आबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। अतः इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है, आबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है तथा प्रति आबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा उच्च होती है। अतः आबंधी आणविक कक्षक का स्थायित्व संगत प्रति आबंधी आणविक कक्षक से अधिक होता है।
लास्ट है, अणुओं में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इस अध्याय का नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन अर्थात लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन को LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स द्वारा लिखा जाता है। LCAO के अनुसार आणविक कक्षक परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन द्वारा बनते हैं। इसका फलन होता है साइन MO इट इज इक्वल टू साइन A प्लस माइनस साइन B, जहाँ साइन A तथा साइन B क्रमशः परमाणु A व B के परमाणु कक्षक के तरंग फलन, ठीक है, जब तथा साइन MO आणविक कक्षक का तरंग फलन। यह फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को दर्शाता है। अतः इस प्रकार दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं जिन्हें क्रमशः सिग्मा तथा सिग्मा स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रथम आणविक कक्षक सिग्मा बराबर सिग्मा A प्लस सिग्मा B, द्वितीय आणविक कक्षक सिग्मा स्टार बराबर सिग्मा A माइनस साइन B, साइन A माइनस साइन B। आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई और डेल्टा आदि ग्रीक अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु कक्षकों के योग से बनने वाले आणविक कक्षक को आबंधी आणविक कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात BMO कहते हैं। यदि प्लस हो रहा है तो कौन सा कक्षक बनता है? आबंधी आणविक कक्षक। जबकि परमाणु कक्षकों के अंतर से बनने वाले आणविक कक्षक को प्रति आबंधी आणविक कक्षक अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल AMO कहते हैं। ठीक है, देखिए यदि माइनस से बन रहा है, अंतर से बन रहा है तो AMO प्रति आबंधी आणविक कक्षक, जबकि योग से बन रहा है तो आबंधी आणविक कक्षक कहलाएगा। अब देखिए आणविक कक्षक सिद्धांत में यदि परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें, यदि परमाणु कक्षक संयोग करते हैं तो उनके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। जैसे पहली शर्त है संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात कक्षकों की ऊर्जाएं समान होनी चाहिए। सेकंड है संयोजन करने वाले परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन अधिकतम होना चाहिए, अर्थात उनके बीच में ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। परमाणु कक्षकों की सममिति आणविक कक्षक के परितः समान होनी चाहिए, अर्थात आणविक कक्षक के चारों तरफ परमाणु कक्षक समान सममिति में होने चाहिए। अब देखिए बंधों को हम एक सिंपल चार्ट की मदद से समझते हैं। रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल बंध, दूसरा दुर्बल बंध। प्रबल बंध अंतरापरमाणुवीय होता है, जबकि दुर्बल बंध अंतः अणुक होता है। प्रबल बंध की जो बंध ऊर्जा होती है वो लगभग 200 किलोजूल पर मोल होती है, जबकि दुर्बल बंधों की बंध ऊर्जा 2 से 42 किलोजूल पर मोल होती है। प्रबल बंधों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? देखिए आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, उपसहसंयोजक आबंध और धात्विक बंध। जबकि दुर्बल आबंध के मध्य हाइड्रोजन बंध तथा वांडरवाल बल आते हैं। उम्मीद है चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।